अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। भारतीय फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 3 साला नवासे के सामने नाना को गोलियों से भून डाला। 65 साला बशीर अहमद की लाश की भी बेहुरमती। हर दर्दे दिल रखने वाले फर्द का कलेजा फट गया। इस जुल्म के बाद भारतीय फौज अमन की तवक्को क्यों रखे हुए है? आलमी बरादरी इस बर्बरियत पर कब बेदार होगी? हजारों सवालात मगर ज़बानें खामोश क्यों हैं? PIA तैयारा हादसा, हुकूमती बयानात में तजादात। सिविल एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। काबीना का पायलट्स की कारकर्दगी पर एतमाद का खसारा। क्या गया वक्त हाथ आ सकता है? एविएशन इंडस्ट्री की तबाही का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को मनाजरे का चैलेंज। 2 साल बाद हुकूमत को रिफॉर्म्स का ख्याल। क्या तहरीक इंसाफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुकी है? क्या हुकूमत का जाना ठहर चुका है? और फिर मेरे रियासत के दरबार पर दस्तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आज मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला के कस्बे सौपुर के मॉडल टाउन में इंसानियत सोजी का दर्दनाक वाकया पेश आया है। इस वाकये ने दर्दे दिल रखने वाले हर इंसान का कलेजा जैसे चीर कर रख दिया है। हर इंसान का धाड़े मार मार कर रोने को जी करता है। इंसानियत इस वाकये पर चीख रही है। अल्फाज चिंगाड़ कर इंसानियत को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आलमी ज़मीर को बेदार करने के लिए बार बार शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन हर तरफ खामोशी है, गहरा सुकूत तारी है। यूं महसूस हो रहा है कि गोया होंठ सिले हुए हैं, जुबानों पर ताले पड़े हुए हैं, जुबानों पर कुफल हैं, हाथ और पांव बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस गहरे सुकूत और तवील खामोशी में एक शोर छुपा हुआ है, एक तूफान आने वाला है। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है। ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि दर्दो अलम की एक दास्तान है। ये दास्तान हर रोज़ मकबूजा कश्मीर के घरों में रकम की जाती है। ये मासूम बच्चा अपने नाना बशीर अहमद की मैयत के ऊपर बैठा हुआ है। ये 3 साला बच्चा जिसके नाना को भारतीय फौज ने गाड़ी से उतारा और गोलियों से भून डाला। आज जिस मासूम बच्चे के सामने उसके नाना का सीना गोलियों से छलनी किया गया है, नाना के सीने पर बैठे उस बच्चे की तस्वीर ने हर इंसान का सीना छलनी कर दिया है, हर सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूह जैसे कांप सी गई है। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आके इधर देखो, इधर वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे। जिस मासूम बच्चे की नन्ही आंखों के सामने उसके बुजुर्ग नाना को गोलियों से भून दिया गया, शहीद कर दिया गया, उसको बिस्किट देकर बहलाने की कोशिश की जा रही है। अजीब मजाक है। अब एक अगली तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। ये तस्वीर भी उसी बच्चे की है। इस बच्चे के हाथ में मौजूद पत्थर को जरा गौर से देखें। इस बच्चे ने अपने हाथ में पत्थर थाम रखा और किस जानिब पेशकदमी कर रहा है आपके सामने। ये पत्थर हकीकत में उस जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत का इस्तारा है जो जुल्म इस वक्त कश्मीर में जारी है। मोदी नवाज भारतीय मीडिया फायरिंग के तबादले के दौरान हुर्रियत पसंदों की गोलियों को बशीर अहमद के कत्ल की वजह करार दे रहे हैं, लेकिन अहले खाना के मुताबिक बशीर अहमद घर से दूध लेने के लिए अपने नवासे को साथ लेकर निकले और उन्हें गाड़ी से उतार कर गोलियों का निशाना बनाया गया। एक लम्हे को अहले खाना की बात को तस्लीम नहीं करता है, लेकिन ये मासूम बच्चा जिसके हाथ में पत्थर है, जरा वो तस्वीर फिर से दिखाइए। एक बच्चा जिसके हाथ में पत्थर है, उसका लहजा तो झूठ नहीं बोलेगा, उसका दर्द तो बहाना नहीं बनाएगा, उसका इंतकाम तो किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होगा। उसके हाथ में पत्थर और भारतीय फौजी की जानिब उठते कदम तमाम हकाइक को बयान कर रहे हैं। अपनी जबान आप बोल रहे हैं। ये मंजर जब जब कश्मीरियों की निगाहों के सामने आएगा, उनका जज्बा मज़ाहमत बढ़ता रहेगा। इस मासूम फूल के कदम महकूम कश्मीरियों की मज़ाहमत के जज्बे का ऐलान कर रहे हैं। काबिज फौजियों ने 43 आम शहरियों को गाड़ियों से उतारा नहीं, उन्हें गोलियों से भून कर रख दिया। यानी ऐसी दास्तानें पहले भी रकम होती है। जरा इस बच्चे को देखिए जिसने हाथ में पत्थर थाम रखा है। यह हर उस बच्चे का जज्बा है जो कश्मीर में जज्बा हुर्रियत से सरशार है, जो भारतीय फौजों के सामने डटा हुआ है, अपने हाथों में पत्थर थाम कर यह ऐलान करता है कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, तुझे नाज जोशे गजन पे है, मुझे नाज अपने बदन पे है, और यही नामा बर है बहार का, जो गुलाब मेरे कफन पे है। काबिज फौज की जानिब से न सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर मासूम बच्चों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, बल्कि LOC की दूसरी जानिब भी मासूम फूल मार्टर शेल्स का निशाना बन रहे हैं। आज भी लीपा सेक्टर में एक मासूम फूल को शहीद कर दिया गया। अब यह सवाल पैदा होता है कि हालिया वाकये से सौपुर के मासूम फूल की नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब होंगे।
मासूम फूलों पर यह जुल्म कब तक जारी रहेगा? इस वक्त हमारे साथ सदर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज 65 साल बूढ़े शख्स को उसके 3 साल नवासे के सामने शहीद कर दिया गया। इस इंसानियत सोज वाक़े पर यकीनन हर दिल गिरफ्ता है, हर आंख अश्कबार है, लेकिन यह कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर माह जून की बात की जाए तो तकरीबन इस माह जून में 55 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। गुज़श्ता 6 माह के अंदर जनूबी कश्मीर में 300 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मसूद खान साहब, रियासती दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर जारी है, मगर इस बार इतनी खामोशी क्यों है? एक तो आपके आदाद शुमार दुरुस्त हैं, लेकिन असल में जो कत्लेआम हो रहा है, जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो नौजवानों को क़ैद किया हुआ है और जो कत्ल किए जा रहे हैं बिलखुसूस, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें मालूम भी नहीं है, क्योंकि बहुत से कत्ल जो है वो करके छिपा दिए जाते हैं। आपने पूछा खामोशी क्यों है, तो खामोशी ये है कि दुनिया सारी की सारी कोविड-19 के ऊपर अपनी तवज्जो रखे हुए है, तो इस वजह से वो इसके ऊपर अगरचे थोड़ा सा हमने ये जमूद तोड़ने की कोशिश की है। कुछ वेबिनार्स हुए हैं, एक जो है इस्लामिक ताउन तंजीम जो है उसका जो एक कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, उसका इजलास हुआ है। सेक्रेटरी जनरल ने भी कुछ बयान दिए हैं। मिसाल के तौर पर उसने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये बयान दिया है, उसने डायरेक्ट हिंदुस्तान से अपील की है कि कश्मीर में बच्चों को मारना और उन्हें ज़ेर हिरासत लेना ख़त्म कर दो, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे। तो बुनियादी वजह कोविड-19 है। और उसके बाद लेकिन आपको ये भी साथ देखना होगा कि जो कुछ इनका हिंदुस्तान और चीन का तसादम हुआ है, उसकी वजह से ये मसला कश्मीर जो है इंटरनेशनलाइज भी हुआ है। मसूद खान साहब, लेकिन सफारतकारी के महाज को आप बखूबी समझते हैं। आपको क्या दिखाई देता है कि हम सफारतकारी के महाज पर कितने कामयाब हुए हैं, कितने नाकाम दिखाई दे रहा है? नहीं, ये नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ख़ुद भी मालूम कर सकते हैं। दफ्तर ख़ारजा से आप बराह रास्त बात कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनके जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते में रहे हैं। और फिर अभी हाल ही में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हो रहा है, उसमें भी हमारे सफ़ीर ने बयान दिया है। और उसके बाद जो वहाँ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उसके साथ भी काम कर रहे हैं। तो इस सफारतकारी में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई। ये बात ये है कि असल में कोविड-19 डिप्लोमेटिक मूव जो है दैट गोज ऑन, सफारतकारी के मामले के ऊपर अगर हम आगे बढ़े हैं, कोई पेशरफ्त हुई है, तो फिर कत्लेआम क्यों नहीं रुक रहा है मसूद खान साहब? मैं बता रहा हूँ, दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो बड़ी हुकूमतें हैं या रियासतें हैं, उनके जो इदारे हैं, एग्जेक्टिव इदारे, वो खामोश हैं। उनके दफातर ख़ारजा खामोश हैं। जो परमानेंट 5 हैं, मुस्तकिल अरकान हैं सलामती काउंसिल के, वो खामोश हैं और वो मसलहत की वजह से हैं। जो मगरबी ममालिक हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तान चीन का मुकाबला करेगा और चीन का रास्ता रोकेगा, इसीलिए जो है उन्होंने उसको थपकी दी, इसीलिए वो गलत फहमी में चीन के ऊपर हमलावर हो बैठा और उसके नताइज भुगत रहा है। क्योंकि जब चीन ने जवाबी कार्रवाई की है तो हिंदुस्तान जो है खामोश होकर बैठ गया है और सिफारती ज़राए का सहारा ले रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वजह से कत्लेआम ख़त्म नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान को ये शय मिली हुई है, ये तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है बैनुल अक़वामी बरादरी की वजह से। और ख़ास तौर से जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं, उनकी सिविल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, उनकी सिविल सोसाइटी जो है हिंदुस्तान को एक और अहम मामला है। आर्टिकल 370 कश्मीर में रिवोक होने के बाद, यानी 5 अगस्त के बाद से तकरीबन 25,000 लोगों को जाली डोमिसाइल जारी किए भारत ने। यानी कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इस मामले को किस तरह से देखते हैं और इसको रोकने के लिए अभी तक हमने क्या इकदाम किए? जी, ये सिलसिला असल में जो है 2 अप्रैल इस साल से शुरू हुआ है। अगरचे हिंदुस्तान ने जो गैर कानूनी इक़दाम किए थे वो 5 अगस्त 2019 को शुरू किए थे, लेकिन जो उन्होंने न्यू डोमिसाइल रूल्स या जो न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेशन जो है, इसके जो गैर कानूनी कवायद हैं वो इस साल नाफिज किए हैं। लिहाजा ये जो आपने 25,000 की फ़िगर दी है, ये इसलिए भी तशवीशनाक है कि उन्होंने तकरीबन मिड मई से जून तक जो है 25,000 लोगों को नए सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों के लोग हैं। और कश्मीरियों को ये कहा जा रहा है कि वो साबित करें कि वो कश्मीर के रहने वाले हैं या उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मौजूद है या वो स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए ये जो फिगर है
25,000 की, ये और भी ज़्यादा तशवीशनाक हो जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान ने इस सारे अमल को फास्ट ट्रैक पे रखा हुआ है। मसूद खान साहब, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि यहाँ भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। आपके ख्याल में क्या भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके महज एहतजाज कर देने से मामला खत्म हो जाएगा, या काउंटर फाइट करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली चाहिए, कोई मौसर स्ट्रैटेजी चाहिए होगी? मैंने सलाह ये दी है कि हमारी पॉलिसी भी जारहाना होनी चाहिए। अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करता है तो हमारे अफवाज जो है वो भी भरपूर जवाब देती हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देती हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो सिविलियंस को मारते हैं जो हिंदुस्तानी फ़ौजी हैं, काबिज़ फ़ौजी हैं, और हमारे अफवाज जो हैं वो ज़ाहिर है कि फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो सिविलियंस को, उस तरफ के सिविलियंस को पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। तो ये एहतियात तो लाजिम है, लेकिन अमूमी तौर पर हमें जो है जारहाना पोस्चर जो है वो इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ख़ुद जो है मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। आसाम में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में, फिर जो पंजाब है जहाँ एक खालिस्तान की एक बड़ी मुहिम है। तो यहाँ जो है मैं ये कहूँगा कि हमारी जारहाना पॉलिसी होनी चाहिए और उसके बारे में सोच विचार भी हो रही है। दूसरे सफारती महाज पे भी हमारी ज़्यादा जारहाना अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान गलत बुनियादों के ऊपर हमारे ऊपर हमलावर है। अब एक तरफ आप सफारती महाज पर जारे मिजाजी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सलामती काउंसिल में भारत की बतौर गैर मुस्तकिल मंदूब जो रुकनीत है उसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से खामोशी होना, लॉबिंग ना करना, डिप्लोमेटिकली कोई खास स्ट्रैटेजी सामने ना आना, इस पर भी यकीनन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पर भी तनकीद का सामना तो है हमें। इसका ताल्लुक जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंतखाबी निज़ाम से है। वहाँ जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो एशियन ग्रुप में आते हैं, तो जब एशियन ग्रुप ने ये फ़ैसला हिंदुस्तान की सीट का बहुत अरसा पहले किया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त के बाद हमें ये करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि 1 जनवरी को हिंदुस्तान ये सीट संभालेगा, 1 जनवरी 2021 को। तो हमें एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक मुहिम चलानी चाहिए, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी को, दुनिया को आगाह करना चाहिए कि जो अमन और सलामती को तबाह व बर्बाद करने वाला मुल्क जो है एक ऐसी सीट पे जा रहा है, एक ऐसे इदारे में शामिल हो रहा है जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी, अव्वली ज़िम्मेदारी जो है वो अमन और सलामती कायम करना है। यानी हुकूक इंसानी की इस तरीके से बेदर्दी से पामाली करने के बाद जो हिंदुस्तान सलामती काउंसिल में बैठने का मुस्तहिक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त के लिए। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। अब एक और अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं। 22 मई का स्याह तरीन दिन, जिसने PIA हादसे में जाबाक अफराद के घरों में क़यामत सुग़रा बर्पा कर दी। मुतअद्दिद घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और कई दिन की जद्दोजहद के बाद भी मरने वालों की शिनाख्त मुश्किल दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद इस मामले को सियासी रस्साकशी का शिकार बना दिया गया। PIA तैयारा हादसे के बाद रोजाना सजने वाले सियासी दंगल और ब्लेम गेम से न सिर्फ पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है, बल्कि ये सियासी कुश्ती, बल्कि यूं कहिए नूरा कुश्ती, हादसे में शहीद हो जाने वालों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। इस वक्त क्या सियासी चीरादस्ती जारी है, किस तरह से इस मामले पर सियासत की जा रही है, उसकी एक दिखाते हैं। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यह खबर झूठी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और दूसरा हमने कहा कि हमें इस खबर से आप हमारे पाकिस्तान की हवाबाजी को तबाह करेंगे और इसके असरात जो है दुनिया भर में होंगे। जाली डिग्रियों का पायलटों को तो बात की गई है, इंजीनियर्स की तो बात की गई है कि उनकी जाली डिग्रियां हैं, लेकिन अपनी जाली डिग्री की बात नहीं की। अब यकीन कीजिए कि मामला पूरी दुनिया देख रही है और हंस रही है। इस आम मामले पर हुकूमत की जानिब से तहकीकात का दावा किया गया, रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन रिपोर्ट से ज्यादा PIA के इंतजामी मामलात पर बहस होने लगी। इल्जामात दर इल्जामात की सियासत का आगाज हुआ, लेकिन किसी ने तैयारा हादसे की तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही उन मुतासरीन को इंसाफ देने के लिए इकदाम किए गए। इस सारे असना के दौरान हुकूमती इकदामात से PIA की साख पर सवाल उठना शुरू हो गए। ये सवाल हुकूमती बयानात की वजह से ही उठना शुरू हुए हैं। मुशीर हवाबाजी ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि पायलट्स के लाइसेंस और डिग्रियां जाली हैं, फिर मैदान में आए और कहा कि डिग्री और लाइसेंस जाली नहीं है बल्कि मशकूक हैं। लेकिन यहां पर ही बात खत्म नहीं होती। CEO PIA मैदान में आते हैं,
उन्होंने मशकूक पायलट्स को ग्राउंड करने का ऐलान कर दिया। 28 पायलट्स बरतरफ किए गए, ये भी कहा गया है। अब इन मुसलसल तजादात के दौरान मुल्की सिविल एविएशन की साख मजरू हुई है। हाल ही में आज ही शिबली फराज साहब ने कहा है पायलट्स की महारत के ऊपर कोई शक नहीं है, बल्कि रेगुलेटर की गलती है। और CNN इस स्कैंडल को एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे रहा है। लेकिन अब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज क्या कहते हैं, इससे पहले के बयानात क्या रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% डाल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। टोटल 262 हो जाते हैं। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। जो प्रॉब्लम था वो पायलट्स की आप स्किल्स का नहीं था, वो जो प्रॉब्लम था वो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं। हुकूमती बयानात में तजादात के बाद सिविल एविएशन की सारी सनत पर सवाल उठना शुरू हो गए। एक सवालिया निशान तो लग गया है। दुनिया भर में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाने लगा है। यूरोप और अमेरिका में कौमी एयरलाइन की परवाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सवाल पैदा हुआ है कि इस सारे अमल का जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में साबिक सरबराह PIA एजाज हारून ने दिया। वो क्या कहते हैं उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट और इसके कितने सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकता है। The government is responsible. Who else will be responsible? यकीनन हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत ही इस वक्त सिविल एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुकूमती तजादात की बाज़पुर्स की जा सकती है। इदारे की बेहतरी के लिए इकदाम उठाने के बावजूद इदारे की साख पर सवाल क्यों उठा दिए गए हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे और खुसूसन फिर जहां पर पायलट्स की स्किल्स पर कोई शक नहीं है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी है, इस मामले पर भी बात करेंगे। इस वक्त साबिक डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी आबिद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद कायम खानी साहब आपके वक्त के लिए। पूरी दुनिया के अंदर हमारे पायलट्स और एविएशन इंडस्ट्री की जगहज़ाई के बाद आज फिर एक और बयान सामने आ गया हुकूमत की जानिब से। शिबली फराज साहब कहते हैं कि पायलट्स की एक्सपर्टीज के ऊपर, उनकी महारत, उनकी स्किल्स के ऊपर कोई शक नहीं है, बल्कि रेगुलेटर की जिम्मेदारी है और कुछ प्रोसीजरल फ्लॉज है सिविल एविएशन इंडस्ट्री के, सिविल एविएशन अथॉरिटी के, जिनकी बुनियादी तौर पर जो है इसके ऊपर खामी की निशानदेही की जा रही है। आपके ख्याल में पायलट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस वक्त या सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेगुलेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस केस में? वालेकुम सलाम, थैंक यू रेहान। आपने जो सवाल पूछा है इसके मुताबिक जो है रेगुलेटर की अपनी ज़िम्मेदारी है, पायलट की अपनी ज़िम्मेदारी है। अब शिबली साहब ने जो बयान दिया है और उसका ज़ाहिर है जो मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में PIA की और पायलट्स की जो हाल हुआ है उससे इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हुआ और पाकिस्तानी अवाम को हुआ, जिसकी वजह से कुछ कहना इस वक्त जो है बहुत मुश्किल है। बहुत तकलीफ़ हुई है इनके बयान से, मिनिस्टर साहब के जो बयान दिया था उन्होंने। और अब जाली पायलट किस किस्म का जाली पायलट बता सकते हैं? ये जो लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड की है, और सिविल एविएशन का तो ज़ाहिर है सिविल एविएशन इम्तिहान लेती है, लोग उसमें बैठते हैं, पायलट्स बैठते हैं, इम्तिहान देते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, मतलब कोई प्रूफ तो होगा ना कौन से जाली है और कौन से जाली नहीं है। फिर उसके बाद कहा मशकूक है, डूबियस हैं। आज शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि एक्सपर्टीज तो पायलट्स की हैं, लेकिन यकीनन सिविल एविएशन जो रेगुलेट करती है, लाइसेंसेस का इजरा करती है, वहाँ कोई खामी है। तो फिर आप बताइएगा कि लाइसेंसेस इशू कैसे होते हैं, ये एग्जामिनेशन का जो तरीकाकार है वो क्या है, और अगर स्किलफुल हैं पायलट्स तो फिर लाइसेंस जाली हैं। तो तासुर तो यही है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शायद दोबारा रिन्यू नहीं किए लाइसेंसेस, या वहाँ से लाइसेंसेस के इजरा के अंदर कोई खामी है। ये हुआ क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिविल एविएशन जिस तरीके से टेस्ट लेती है, पायलट्स के इम्तिहानात होते हैं, इम्तिहानात के बाद सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, IT का सिस्टम के हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन अब जब कह रही है हुकूमत तो पता नहीं 2 साल से क्या कुछ कह रही है, समझ नहीं आ रहा। पूरी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और यू टर्न ले लेते हैं। परसों में इन्होंने ये कहा काबीना में के इजलास में कि पूरे पायलट पाकिस्तान के जो हैं उसमें 240 के करीब जो भी हैं वो जाली हैं। तो इस तरह कहने से पूरे पाकिस्तान की जो कुछ पूरी दुनिया में हशर नशर किया है इन्होंने, उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए। वो फैमिलीज़ जिनके पायलट, जो आप हम जैसे लोग हैं, जिनके पायलट्स घर से निकले हैं, डिग्रियां लेके, इम्तिहानात दे के पास हुए हैं, तो क्या वो सब के सब जाली हैं? तो इस तरह का बयान दे के और इन्होंने सिविल एविएशन को भी और PIA को भी एक नहीं, लेकिन आबिद कायम खानी साहब, हुकूमत के बयानात के जो अंदाज है, उनका जो मिजाज है, उसके ऊपर एतराज जरूर हो सकता है। लेकिन आपके कहने का मतलब यह है कि जो बयानात दिए जा रहे हैं वो सरियन गलत है, पायलट्स भी ठीक है, रेगुलेटर भी ठीक है, कोई प्रोसीजरल फ्लॉज नहीं है, सब कुछ ठीक है, हुकूमत के बयानात बिल्कुल गलत है, या सिर्फ मिजाज गलत है उनका और जिस तरीके से कहा गया है वो अंदाज गलत है?
जिस तरीके से कहा गया वो अंदाज गलत है, इस तरह नहीं किया जा सकता। अगर जाली भी थे, देखें जाली पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पूरी पाकिस्तान के लोग कहते हैं जाली लोगों को साइड पे करके उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद उसको प्रूफ होने के बाद उसको सज़ा दी जाए, और सज़ा मिलनी भी चाहिए। लेकिन इस तरह के इतने लोग जाली हैं, और इस तरह पूरे दुनिया से देखें आपने किस तरीके का एक नतीजा निकला है, और पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी पायलट्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो बयानात दिए गए हैं, और आज जो शिबली साहब का बयान आया है, वो तो पूरा यू टर्न है ना। यू टर्न किस तरह ले रहे हैं आपको तो पता ही है इस 2 साल में, और पाकिस्तान का साथ जो कुछ किया इन्होंने, बहुत तकलीफ हुई है उससे हम लोगों को। लेकिन अब एआसा की तरफ से जो बयान सामने आया है, जिसके बाद यूरोप भर के अंदर पाबंदी लगा दी गई है, बर्तानिया में भी बैन कर दिया पीआईए को। एआसा जो है वो कोई नई कार्रवाई तो इनिशिएट नहीं कर रहा, वो तो 2019 से कह रहा था, बार बार आइडेंटिफाई किया जा रहा था, बार बार निशानदेही की जा रही थी कि आपके एयर सेफ्टी जो लेयर्स हैं उनके अंदर फ्लॉज मौजूद हैं, उनको ठीक कीजिए, लेकिन उनको रेक्टिफाई नहीं किया गया, कोई करेक्टिव मेजर दिखाई नहीं दिया। क्या इसमें रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर? सिविल एविएशन की जिम्मेदारी बनती है, पूरी बनती है सिविल एविएशन की, लेकिन जब रेगुलेटर जो जिस तरीके का काम करते हैं, पीआईए पे आपको पता है गवर्नमेंट का कितना इन्फ्लुएंस है, और जब उस तरह से आती हैं चीज़ें सिविल एविएशन के पास, इसको इमीडिएटली कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो फिर उसमें फिर हमारे सिविल एविएशन के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत सारे लोग भी बता रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली प्रेशराइज किया जाता है सिविल एविएशन को, और सिविल एविएशन सियासी दबाव के अंदर फैसले करती है। मैं ये नहीं कह रहा सियासी दबाव के अंदर, लेकिन जब ये कहा जाता है कि इस तरह करना है, देखें जो कप्तान एक किस्म की ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग करने के बाद इम्तिहानात पास करता है और सिमुलेटर करता है, उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं सिविल एविएशन के रेगुलेटर्स के, जी ठीक है आपके पास ये वैलिड लाइसेंस है। उस बुनियाद पे देखें आप, जाली एक हो तो सकता है, लेकिन जाली को फिर जाली करके उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके आप उसके खिलाफ एक्शन लें। आपने पूरे के पूरे पायलट्स को, आपने 240 के करीब लोगों को आपने कह दिया कि जाली हैं, मतलब आपने क्या लिस्ट बनाई है उनकी पहले इन्वेस्टिगेशन की है, उनको शो कॉज नोटिस इश्यूज़ किए हैं 240 को। ये थोड़ा सा इसमें आके मुश्किल हुआ है, तकलीफ हुई है जनाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद कायम खानी साहब आपका। सिविल एविएशन के साबिक डायरेक्टर आबिद कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या -1 फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा। इस -1 फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से कबल कई वादे किए। कौम से वादा किया कि वो स्टील मिल्स ठीक करेंगे, पीआईए को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे, रेलवे का शोबा तरक्की करेगा, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी इस बारे में कोई अमली इक़दामात उठाए नहीं जा सके। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत इदारों को बना नहीं रही बल्कि कंगाल कर रही है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। यानी बिलावल भुट्टो ने आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक आपको दिखाते हैं। बहादुर वज़ीर आज़म है, और वो इसलिए बहादुर है कि वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है, हमारा सामने जवाब देने को तो तैयार नहीं होता है। मैंने तो चैलेंज भी किया था वज़ीर आज़म साहब को कि आप अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामान में, हम डिबेट करें। डिबेट का ये नहीं मतलब होता है कि तकरीर करके उठ के भाग जाए। डिबेट का ये मतलब है कि हमारे बात सुने, JUIF की बात सुने, ANP की बात सुने, मैंगल साहब की बात सुने, PTM के जो नुमाइंदे हैं उनके बात सुने और फिर हमारा जवाब दें। लेकिन हमारा बहादुर वज़ीर आज़म ना हमें पार्लियामान में हमारा सामने को तैयार है। मैंने तो कहा था कि आप टेलीविज़न चैनल्स पे पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का हेड्स का डिबेट करा दें। मैं तो इमरान खान को टीवी पे भी डिबेट करने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वादा किया था कि वो इदारों में रिफॉर्म्स के जरिए तब्दीली लाएंगे, लेकिन उन्हें कुर्सी इक़्तिदार संभाले अब 2 साल मुकम्मल होने को है। वो अपने नज़रिए के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सके हैं। आज 2 साल बाद भी वज़ीर आज़म कहते हैं कि इदारों को चलाने के लिए रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, रिफॉर्म्स करेंगे तो ही बचेंगे। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को राख है कि अगर रिफॉर्म्स होंगी, इस्लाहात होंगी, तो तभी उनकी हुकूमत बचेगी। ये कि जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते, या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म के इखलास पर कोई शक नहीं है।
यहाँ सवाल पैदा होता है कि कौन कौन से इदारे किन वजूहात की बुनियाद पर नुकसान उठा रहे हैं, उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं। इसका जवाब भी आज काबीना इजलास के बाद सेनेटर शिबली फराज ने कौन कौन से इदारे जो खसारे में जा रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो, चाहे वो PIA हो, इसमें इन्होंने इतनी बेज़ाब्तियाँ की हैं, इन्होंने इतनी सियासी भर्तियाँ की हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नौकरियाँ दी नहीं हैं, नौकरियाँ बेची हैं। इन्होंने तो PIA को इस स्टेज में पहुँचाया जो कि वो आज है। अब हुकूमत तो इदारों की बेहतरी के लिए दोबारा पर तोल रही है, लेकिन इस वक्त हालात वैसे नहीं है जो 2 साल कबल थे। सियासी रहनुमाओं के मुताबिक इस वक्त कोई वजारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क्या इन हालात में भी तहरीक इंसाफ रिफॉर्म्स के एजेंडे पर चल पाएगी? क्या इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं? क्या इदारों में रिफॉर्म्स के नाम पर हुकूमत मजीद वक्त हासिल करना चाह रही है? इस वक्त हुकूमत की तब्दीली और -1 फार्मूले की बात भी हो रही है। क्या ऑपोजिशन -1 फार्मूला कामयाब कर सकती है? कि -1 फार्मूले की कितने इम्कानात हैं और ये -1 का मतलब क्या है? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन हाउस चेंज के लिए क्या मोडालिटीज हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह वो चेंज आ सकती है और नंबर गेम क्या कह रही है, इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि इमरान खान साहब के अलावा कोई भी मंजूर है। यानी इमरान खान के अलावा का मतलब यह है कि माइनस इमरान खान, जिसे -1 फार्मूला कहा जा रहा है, और फिर वो इस चेंज के लिए कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीका अपनाना भी नहीं चाहते। इसका मतलब अगर चेंज आना है, माइनस इमरान खान होना है, तो ऐवान के अंदर होना है। अब कुंवर दिलशाद साहब चाहते हैं कि आप एजुकेट करें कि ऐवान के अंदर अगर ये चेंज लाना है तो फिर पार्लियामेंट्री रूल्स क्या कहते हैं? ऑपोजिशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना पड़ेगी? क्या ऑपोजिशन के पास इतने नंबर हैं? कितने नंबर चाहिए -1 करने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि बजट तो बड़ा ईजीली गवर्नमेंट ने पास करा लिया। देखा जी, असूली तौर पर जो -1 का जो फार्मूला है उसको हम अगर पार्लिमानी ज़बान में बात करें तो वो बनता है कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद करना। जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद पेश हो जाती है तो उस पर ऑटोमेटिक जो है -1 का फार्मूला जो है वो अपनाया जाता है। लेकिन पार्लिमानी ज़बान में इसको हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आदम एतमाद की तहरीक पेश करना। अब अगर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक 1/3 अगर हमारी पार्लियामेंट के जो रुकन है 1/3 वो अगर आप एक बाकायदा रेफरेंस की शक्ल में स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दें तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो कौमी असम्बली का हंगामी इजलास तलब करके प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद जो है वो पेश हो जाएगी। उसका एक और तरीक़ाकार भी है। उसमें जो होता है कि जो अपोजिशन ने अगर 1/3 जो बाकायदा दस्तखत करने के बाद आप जब रेफरेंस पेश करता है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चार्जशीट जो है वो भी साथ मुंसलिक करनी पड़ती है। जब कौमी असम्बली के स्पीकर के पास ये तमाम तहरीक चली जाती है तो फिर कौमी असम्बली का स्पीकर जब इजलास तलब कर लेता है तो सबसे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट होती है उस पर वो अपना ख़िताब करता है, लेक्चर देता है, दलाइल देता है, और उसके फ़ौरन बाद लीडर ऑफ द हाउस जो है वो अपने सफाई में अपना मौक़ा पेश करता है। तो अगर तो इसके बाद जो है वो बाकायदा कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक तहरीक आदम एतमाद के तरीके के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो फिर वो होता है डिवीज़न के तहत, यानी येस और नो की गैलरी। तो वो ओपन होता है, वो सीक्रेट बैल्टिंग नहीं होती। तो फिर ओपन में अगर लाजमी होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब एतमाद का वोट लें तो 172 कौमी असम्बली के अरकान जो है वो लाजमी होते हैं किसी के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश करना, एक तिहाई अक्सरियत चाहिए है उसका कुंवर दिलशाद साहब। तो यहाँ ऑपोजिशन में दुरुस्त नजर हमें ये आ रही है। बिल्कुल ठीक है। बजट मंजूरी का अगर जो मामला देखा जाए तो उसके अंदर हमने ये देखा है कि ऑपोजिशन के पास शायद 1/3 की जो अक्सरियत है वो मौजूद नहीं है। शायद यही वजह है गो के 19 वोट जो हैं वो सरकार के पलड़े में भी कम दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी 1/3 नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर इस पोजीशन में नहीं है कि वो -1 की जो तहरीक है या तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ ला सके। नहीं,
अपना 1/3 की जो पोजीशन है वो तो उनके अपोजिशन के पास है ना। अपोजिशन के इस वक्त अरकान हैं 160 हैं, तो आप 160 को अगर आप 3 से तकसीम करें वो तो बाकायदा ज़ाहिर है वो तो उनके पास 57 तकरीबन वो 70 के हो जाता है, वो तो कोई मसला नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के लिए तो अपोजिशन के पास तादाद मुकम्मल है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा ये बजट पास हुआ है ये भी एक ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से अपने बहाना ये किया है कि कोरोना की वजह से पब्लिक नहीं आ सकी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को बजट पास करते वक्त भी 172 या 175 जो अरकान हैं वो अगर तादाद आ जाती तो फिर आज बिलावल जरदारी का ये मौक़िफ़ जो था वो दुरुस्त साबित ना होता। अब वो 160 जो हैं लिए हैं, जबकि आपको एतमाद का वोट लेने के लिए 172 की ज़रूरत है। ठीक है, बजट पास हो गया, बजट में तो कोई जो जितने हॉल में बैठे होते हैं उसके मुताबिक बजट पास करने में कोई दिक्कत पेश नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके 15 मेंबर जो हैं कौमी असम्बली के या 18 मेंबर हैं वो कहाँ गायब हो गए। यानी इनके पास इस वक्त सरकारी तौर पर 176 मेंबर हैं कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के पास, तो वो 160 हैं, तो बाकी 16 किधर गए। तो ये भी एक सोचने का लम्हा है। बिल्कुल ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और हमने देखा है कि बजट मंजूरी के बाद कुंवर दिलशाद साहब ये कहा है, बजट मंजूरी के बाद आज काफ लीग जो है उसकी तरफ उसने भी तबले जंग बजा दिया है। आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिसमें डिवीजन वाजे होती है कि हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी बहुत खुश नहीं है। बीएनपी मैंगल पहले ही रस्ते जुदा कर चुकी है, जमहूरी वतन पार्टी भी इससे पहले जो है रस्ते जुदा कर चुकी है। अब काफ लीग जो बड़ी अहम इत्तेहादी है और फिर MQM वो भी एक अहम इत्तेहादी है, तो इसका मतलब अगर काफ लीग और MQM अपने राहें जुदा करती है, ये इस तरफ सोचती है, तो इसका मतलब फिर तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी हुकूमत के लिए। फिर तो 172 का फिगर पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। नहीं, बड़ी दुरुस्त कहा आपने, खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है, जैसे कि नवंबर 1990 में बाकायदा बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी एक तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जिसमें कि उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को उन्होंने अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से चार्जशीट पेश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई 5-6 वोटों के ज़रिए। लेकिन यहाँ भी अगर ये तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, इसमें सबसे बड़ा ख़तरे की घंटी ये है कि ख़ुद भी तहरीक इंसाफ के जो 15 मेंबर जो हैं जो बजट इजलास में नहीं आ सके, तो वो भी तो एक बड़ी ख़तरे की अलामत है ना। 12 हैं या 15 हैं, उस पर ये चाहिए था इमरान खान साहब को आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये फ़ैसला करते कि जिन्होंने बजट इजलास में तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने शमूलियत इख्तियार नहीं की उनकी इजाज़त के बग़ैर, तो फिर तो उनके ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस कौमी असम्बली के स्पीकर को पेश करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो बड़े कमज़ोर विकेट पर खड़े हैं, इतना बड़ा वो रिस्क नहीं ले सके। लेकिन बिलावल जरदारी का मौक़िफ़ ये है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में ताकत कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख ऑटोमेटिक आ गई। तो ये उनका एक फार्मूला है, अपोजिशन फार्मूले खेलती रहती है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक तरफ रखा है और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ उन्होंने ध्यान कर किया है। अगर कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख आ जाती है तो यहाँ ख़तरा है कौमी असम्बली के स्पीकर को भी, चूँकि अब वो हालात नहीं रहे। जब चेयरमैन सेनेट के बारे में हाथ खड़े किए तो तादाद पूरी 160 की तादाद 60 थे, लेकिन जब उन्होंने बैटिंग की तो 51 हो गए। तो अब ये नज़र नहीं आना, यहाँ भी सीक्रेट बैटिंग होनी है स्पीकर के ख़िलाफ़ भी। अब अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो फिर हुकूमत का रहना बड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की हर तकरीर में मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के दावे किए जाते हैं। माजी में भी उन्होंने तालीम के फ़रोग़ को अपने अवलीन एजेंडे का हिस्सा बनाया। यही वजह थी कि नौजवानों ने उन्हें अपना लीडर मुंतखब किया। इक़्तिदार में आने के बाद वज़ीर आज़म जहाँ दीगर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, वहीं तालीम के बजट में मुसलसल कटौती ने उनके दावों का पोल खोल दिया है। गुज़श्ता साल हायर एजुकेशन कमीशन की बजट में कटौती के बायस यूनिवर्सिटीज़ के लिए असातिज़ा की तनख्वाहें देना महाल हो गया था, जबकि इस साल कोरोना वबा के बायस जहां यूनिवर्सिटीज़ को फीसें वसूल नहीं हो रही हैं, वहीं असातिज़ा को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी भी नामुमकिन हो चुकी है।
आज मुल्क की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूईटी ने वाइस चांसलर समेत ग्रेड 1 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वाइस चांसलर ने अपनी तनख्वाह में 50% कटौती का फैसला किया है, जबकि ग्रेड 18 से ग्रेड 21 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% कटौती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30, जबकि ग्रेड 11 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% कटौती की जाएगी। अब यही नहीं है, बल्कि जामिया के ग्रेड ए के बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में 25 और ग्रेड बी के पेंशनर्स की पेंशन से 30% कटौती की जाएगी। मेरे रियासत, ये यूईटी की तारीख में पहली बार हुआ है। यह आपकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस हुआ है कि यूनिवर्सिटी इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई है। मेरे रियासत, गुज़श्ता साल बैंकों से कर्ज लेकर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी। सिर्फ यूईटी ही इस वक्त 10 बिलियन रुपए से ज़ायद की मकरूज़ है। मेरे रियासत, आप अपनी शोला बयानी के जरिए महज दावे कर रहे हैं, लेकिन आपके दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। मेरे रियासत, गुज़श्ता साल HEC का बजट कम हुआ, आपने इस कमी पर भी खामोशी इख्तियार की। मगर मेरे रियासत, अब एक बार फिर HEC के बजट में कटौती ने जलती पर तेल का काम किया है। मेरे रियासत, आपने अखराजात में कमी के लिए तालीम के बजट पर भी छुरी चला दी है, मगर आपके वसीम अकरम प्लस तो सूबाई असम्बली के मुलाजमीन पर भी नवाजिशात करते रहे। मैं आखिर में जनाब स्पीकर, सूबाई असम्बली के स्टाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, कैबिनेट विंग, इनको 3 इजाफी तनख्वाहें बतौर एजाजिया देने का ऐलान कर, और इसके साथ मैं अपोजिशन के अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस आईनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। मेरी रियासत, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, ये आपके सामने है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।